हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्किल में। दोस्तों, एनसीईआरटी का कक्षा और कक्षा 7 इतिहास विषय पर हम कंप्लीट चर्चा कर चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएंगी दोस्तों, तो जाकर देखिए दोस्तों। लेकिन दोस्तों, एनसीईआरटी को हमेशा क्रम से ही देखना चाहिए, जैसे कि अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 है। इस प्रकार से कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 है ना, तो इसी प्रकार देखें दोस्तों, ताकि अच्छी समझ में आए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी, हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्किल पर आपको कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक सभी विषयों की एनसीईआरटी पुस्तकों की वीडियोस मिलेंगी दोस्तों। तो बनी रहिए हमारी यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्किल पर दोस्तों, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों प्लीज़। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 8 इतिहास विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इसकी 4 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारा अध्याय 5वां है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। इसका नाम है जब जनता बगावत करती है, 1857 और उसके बाद। ठीक है, तो इसमें ये चित्र में देखिए क्या हो रहा है, मतलब जंग हो रही है, क्या हो रहा है, विद्रोह हो रहा है क्या। देखिए, सिपाही और किसान विद्रोह के लिए ताकत जुटाते हुए यह विद्रोह 1857 में उत्तर भारत के मैदानों में फैल गया था। ठीक है, तो ये सिपाही हैं, किसान हैं, ये विद्रोह कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, किसके खिलाफ? तो ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ। क्यों कर रहे हैं? तो आपको पता ही होगा दोस्तों, ब्रिटिश सत्ता ने, ब्रिटिश लोगों ने हमारे देश में लंबे समय तक शासन किया और हमारे देशवासियों पर अत्याचार किए। और ब्रिटिश सत्ता के जो भी लोग होते थे, है ना, तो वो हमारे देश में नई नई नीतियाँ, नए नए नियम बनाकर हमारे देशवासियों को परेशान करते थे। हमारे देश में कोई भी वर्ग ऐसा नहीं था जो उनकी नीतियों से परेशान ना हो, कोई भी समुदाय ऐसा नहीं था जो उनकी नीतियों से परेशान ना हो, है ना। हर प्रकार के लोगों पर उनकी नीति नियमों से नेगेटिव प्रभाव पड़ा था दोस्तों। ठीक है, तो शुरू करते हैं, आगे देखते हैं क्या है। हाँ, ये देखिए, नीतियाँ और लोग। देखिए, पिछले अध्याय में आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता पर उनके प्रभावों के बारे में पढ़ा है। ठीक, तो दोस्तों पिछले अध्याय में अगर आपने पढ़ लिया है, पढ़ चुके हैं दोस्तों, तो ठीक है। अगर नहीं पढ़ा तो प्लीज़ पिछला अध्याय देखें, उसके बाद ये देखें तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों, यहाँ तक कि शिल्पकारों, जो कारीगर होते हैं, उन पर भी तरह तरह से असर पड़ी, है ना। तो देखिए दोस्तों, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियम कायदा कानून बनाए जाते थे, उनका प्रभाव किन किन पर पड़ता था? राजा और रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों, और जो शिल्पकार होते हैं, जो कारीगर होते हैं किसी भी प्रकार के, उन पर असर, तरह तरह से असर पड़ा। ठीक है दोस्तों, आप यह भी देख चुके हैं कि जो नीतियाँ और कार्रवाइयाँ जनता के हित में नहीं होती थी या उनकी भावना को ठेस पहुँचाती थी, उनका लोग किस तरह से विरोध करते थे। ठीक है दोस्तों, ये भी आपने पढ़ा है दोस्तों पिछले अध्याय में। ठीक है, पिछले अध्याय यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, है ना, इस तरह से। आगे देखिए, नवाबों की छिनती सत्ता। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। तो 18वीं शताब्दी की शुरुआत से ही जो नवाब थे दोस्तों, नवाब कौन? तो मुग़ल साम्राज्य के जो भी वंशज थे दोस्तों, उनकी सत्ता छिनने लगी थी। यानी कि क्यों छिनने लगी थी दोस्तों? तो इसलिए छिनने लगी थी कि जो नवाब थे और जो ब्रिटिश शासक थे दोस्तों, तो ब्रिटिश शासकों ने नवाबों को मतलब अपने अधीन कर लिया था। किस तरह से अधीन किया होगा? कि युद्ध में हराकर, है ना, और उन पर तब मतलब अपने नियम थोप कर। ठीक है दोस्तों, युद्ध में हराया, फिर उन पर अपने नियम लगा दिए, मतलब उन पे अपनी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, है ना, ये रिस्ट्रिक्शंस नियम एक ही बात है। और अपनी पाबंदियाँ लगा दी, भाई ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। ठीक है, और क्या हुआ? बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंसी तैनात कर दी दोस्तों। जो दरबार होते थे मुग़ल साम्राज्य की, और जो नवाबों के दरबार होते थे, है ना, उनमें अपनी रेजिडेंसी यानी कि अपनी सेना लगा दी। ठीक है, रेजिडेंसी यानी सेना। ठीक है, उन्होंने उनके दरबार में अपनी सेना लगा दी, और कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो उसकी खबर सीधी ब्रिटिश सत्ता को पहुंचती थी। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भी बड़े बड़े ऑफिसर होते थे, ऑफिसर या अफसर कह सकते, ठीक है, उनको पहुंचती थी। ठीक है, तो ये होने लगा। आगे देखिए, स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। जो स्थानीय शासक थे, जैसे कि कोई भी जो माने कि नवाबों से भी छोटे कोई क्षेत्रों के किसी गांव में, कस्बों में या रियासतों में जो होते थे ना, राजा टाइप के, जमींदार या पूंजीपति लोग, ठीक है, साहूकार या कोई और, ठीक है, तो उन पर भी, उनकी भी स्वतंत्रता घटती जा रही थी। क्यों घटेगी भाई? घटेगी ही कि उन पर भी लोग, इनके नियम मतलब हावी हो रहे थे। उन पर भी ये नियम लगा चुके थे कि भाई ऐसा नहीं करोगे, वैसा नहीं करोगे, हमारे खिलाफ कोई ऐसा कदम नहीं उठाओगे जिससे हमें मतलब नुकसान हो, हमें कर में या
किसी भी प्रकार की जो लाभ है उसमें हानि हो, है ना। तो इस प्रकार उनकी भी स्वतंत्रता घट रही थी, ठीक है। यानी कि ब्रिटिश सत्ता हमेशा ही चाहती थी कि हमें ही लाभ हो, हर प्रकार से, किसी भी प्रकार से हमें ही लाभ हो, ठीक है। आगे देखिए, उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया, यानी कि जो स्थानीय शासक थे दोस्तों, उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया, यानी कि उनकी सेनाओं को मतलब भंग करना ऐसा है कि उनकी सेनाओं को मतलब मार दिया होगा, या उनकी सेनाओं को छिन्न भिन्न कर दिया होगा, या उनकी सेनाओं को हटा दिया गया होगा, ठीक है। और वहाँ उन्होंने अपनी सेनाएं लगा दी, ठीक है। तो ये आगे देखिए, उनकी राजस्व वसूली के अधिकार वो इलाके एक एक करके छीनते जा रहे थे ना। जो उनके जो स्थानीय शासक थे, उनकी राजस्व वसूली के जो अधिकार थे, यानी कि वो जो टैक्स वसूला करते थे अपने इलाकों से, ठीक है, किसानों से, और जो मजदूर थे उनसे टैक्स वसूलते थे। कौन? तो स्थानीय शासक। तो उनकी जो राजस्व वसूली के जो अधिकार थे वो छीन लिए गए, और उनके जो गांव थे जिन पर वो शासन कर रहे थे वो छीन लिए गए, उनको अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया, ठीक है। तो ये हुआ। आगे देखिए, बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। जो कुछ ऐसे थोड़े बहुत चतुर या कह सकते हैं लालची लोग होते थे, या लालची ही कह सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपना अधिकार, अपनी सत्ता चाहिए होती थी। तो वो क्या करते थे कि भाई अंग्रेजों से, ईस्ट इंडिया कंपनी से बातचीत कर लेते थे कि भाई हम तुम्हारे अधीन रहेंगे, लेकिन हमें हमारा राजपाट हमें मतलब हमसे छीना ना जाए, ठीक है। ऐसा उन्होंने बात किया इससे, ठीक है। तो सभी चाहते थे भाई हम अपना राज करें और हम तुम्हें देते रहेंगे जो कुछ भी आपको चाहिए, जितना भी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा हुआ। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ली, ठीक है दोस्तों। महारानी लक्ष्मीबाई जो थी झांसी की, उन्होंने कहा कि भाई हमारे जो पति हैं उनकी मृत्यु हो गई, क्या नाम है, हाँ, पति की मृत्यु हो गई है, तो उनकी मृत्यु के बाद हमने जो बच्चा गोद लिया है इसको मतलब राजा मान लिया जाए, ठीक है। तो आगे देखते क्या है। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगी, है ना। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब थे दोस्तों, उन्होंने कहा कि भाई हमारे पिता को जो पेंशन मिला करती थी, ठीक है, तो वो अब उनकी मृत्यु हो गई है, तो वो पेंशन मुझे दी जाए, है ना। तो पेंशन उस समय काफ़ी मिलती होगी, ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा, वरना थोड़ी बहुत मिलती हो तो क्यों कहेंगे, ठीक है। भाई मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे, ठीक है। तो ये हुआ था। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। तो कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने अपनी श्रेष्ठता यानी कि अपनी मतलब ऊंचाई में उन्होंने सोचा मैं सबसे ऊंचा हूँ, मैं सबसे सुपर हूँ, है ना, सुपीरियर हूँ, है ना। तो श्रेष्ठता और सैनिक ताकत की नशे में उनके पास काफ़ी सेना हो चुकी थी, ठीक है दोस्तों। और वो भर्तियाँ भी कर रहे थे, हमारे देश के ही लोगों को भर्ती कर रहे थे अपनी सेना में, ठीक है। तो और उनकी सेना बढ़ गई, ठीक है। तो उसकी क्या अपनी श्रेष्ठता और नशे की ताकत में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं आपकी कोई भी नियम कायदा कानून नहीं मानेंगे हम लोग, आप आपके जो नियम हैं, आपकी जो शर्तें हैं, हमको इनको खारिज कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा हुआ। आगे देखते हैं। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से एक थी। जो अवध थी, अवध आज का कौन सा क्षेत्र है तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है आप दोस्तों कमेंट में बताएं, ठीक है। बता, हर चीज़ मैं बता दूंगा तो थोड़ा आप भी रिसर्च कीजिए, ताकि आपको और भी चीज़ें इसकी सारी समझ में आए, ठीक है, और आप खोजी बने, ठीक है। आगे देखिए, अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी, ठीक है। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोप दी गई। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोप दी गई। क्या सहायक संधि दोस्तों? ऐसी होती थी कि भाई हम तुम पर ये नियम लागू कर रहे हैं और हमारे ये नियम आपको मानने ही पड़ेंगे हर हालत में, ठीक है। ठीक है, आगे देखिए, 1856 में अंग्रेज़ों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। 1856 में अवध को अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। आगे कह रहे हैं, गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा, इसीलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। जो लॉर्ड डलहौजी था, गवर्नर जनरल डलहौजी था दोस्तों, इसने क्या कहा कि भाई अवध की जो सत्ता है वो अवध में शासन सही से चला नहीं पा रही है, और
इसके लिए ब्रिटिश शासन की जो प्रभुत्व संपन्नता है, ब्रिटिश शासन की जो नीतियां हैं उनको लागू कर दिए जाए ताकि अवध में सही से शासन चलाया जाए। ठीक है, तो उसने ये किया। ठीक है, वो तो सब दोस्तों एक शासन को हड़पने की नीति थी दोस्तों, बाकी सब ठीक ही चल रहा होगा। ठीक है, क्योंकि उन्हें अधिक से अधिक क्षेत्र चाहिए। वैसे भी दोस्तों उस समय अवध बहुत उपजाऊ क्षेत्र था, अवध में बहुत ही मतलब उपजाऊ क्षेत्र था, तो दोस्तों वहाँ अच्छी फसल होती थी, अच्छी पैदावार होती थी, तो वहाँ से अच्छा टैक्स मिलता होगा। ठीक है, ये लालच था उनका और कुछ नहीं। आगे देखिए, कंपनी ने मुगलों के शासकों को खत्म करने की भी पूरी जो योजना बना ली थी। जो कंपनी थी उसने मुगलों के शासन को खत्म करने की पूरी योजना बना ली थी। क्यों भाई, मुगलों को खत्म करेगी तभी तो ये पूरी तरह से हम यहाँ पर शासन कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो नवाब हैं या मुग़ल साम्राज्य के जो शासक हैं, जो बचे हुए वंशज हैं, ये विद्रोह कर देते हैं थोड़ा बहुत, तो हमें उनसे भी थोड़ी बहुत परेशानियाँ देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने अवध के जो नवाब थे, मुग़ल थे, उनको पूरी तरह से ख़त्म करने की योजना बना ली। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुग़ल बादशाह का नाम हटा दिया गया। जो कंपनी ने सिक्के जारी किए तो उनसे मुग़लों के जो राजा थे, जिनका उन पर सिक्कों पर नाम चलता था दोस्तों उस समय, तो उनका नाम हटा दिया गया। ठीक है, और क्या किया, 1839 में 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। देखिए, जो लॉर्ड डलहौजी था दोस्तों, लॉर्ड लगाना मेरे हिसाब से गलत है क्योंकि लॉर्ड माने होता है भगवान, और ये भगवान तो था ही नहीं बिल्कुल। कितना क्रूर था दोस्तों, है ना। आगे देखिए, तो 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु हो गई है, अब उनके जो परिवार के जो वंशज हैं उनको लाल किले से निकालकर दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा, लाल किले से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, 1856 में गवर्नर जनरल कैनिन ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफ़र आखिरी मुग़ल बादशाह होंगे, उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमार के रूप में मान्यता दी जाएगी। देखिए, तो जो बहादुर शाह जफ़र थे वो, ठीक है, उनको गवर्नर जनरल कैनिन ने आखिरी बादशाह माना। कैनिन ने कहा कि भाई जो बादशाह थे बहादुर शाह जफ़र, ये आखिरी बादशाह है हिंदुस्तान के, और इनके बाद अब कोई भी बादशाह नहीं माना जाएगा, उनके वंशजों को सिर्फ राजकुमार की ही पदवी मिलेगी। ठीक है, राजकुमार की पदवी, ना कि बादशाह की। ठीक है, आगे देखिए, किसान और सिपाही। गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूल से सख्त दोबारा देख लेते हैं क्या है। गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। जो गांव में तो होते ही थे किसान, ठीक है, और जमींदार लोग, तो वो कंपनी के कर वसूली के जो सख्त तौर तरीके थे उनसे बहुत परेशान हो गए थे, है ना। और भारी का भरकम उनसे टैक्स लिया जाता था, और इतनी आय हो नहीं पाती होगी उस समय। ठीक है, होती भी होगी तो फिर तो भी इतना भारी भरकम टैक्स कैसे देते होंगे। ठीक है, तो परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया गया कर्ज लौटा पा रहे थे दोस्तों। कह रहे हैं बहुत सारे लोग महाजनों से लिया गया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। देखिए दोस्तों कितनी परेशान थे दोस्तों वो लोग, गांव में किसान और जमींदार। ठीक, महाजन दोस्तों कौन होते थे, तो जो धनिक वर्ग होते थे, जो लोगों को कर्ज दिया करते थे, उनको महाजन कहा जाता था। ठीक है, तो बहुत से लोग थे जो महाजनों से कर्ज लिया गया कर्ज तक नहीं लौटा पा रहे थे, वो इनको भारी भरकम टैक्स कैसे दे पाएंगे, है ना। आगे देखिए, इसके कारण उनकी पीढ़ियों पुराने ज़मीनें हाथ से निकलती जा रही थी। कह रहे हैं कि इसी कारण उनकी पीढ़ी मतलब उनकी पुरखों ने जो ज़मीनें जो दी थी, उनकी पुरखों की जो ज़मीन थी वो उनके हाथों से निकलती जा रही थी। क्यों निकलेगी भाई, अब टैक्स नहीं दे पा रहे हैं, और जो कर्ज लिया है वो भी नहीं दे पा रहे हैं, तो कर्ज नहीं दे पा रहे, कर्ज का वो ब्याज नहीं दे पा रहे हैं और कर्ज नहीं दे पा रहे हैं, तो भाई ज़मीनें ले ली जाएंगी। जो महाजन थे ज़मीनें छीन ले रहे थे, और कर्ज टैक्स नहीं दे पा रहे, उस वजह से कंपनी उनकी ज़मीनें छीन रही थी। ठीक है, तो ये उनके साथ अत्याचार हो रहा था। आगे देखिए, कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी दोस्तों। जो कंपनी के द्वारा जो भारतीय लोगों को भर्ती कर लिया जाता था सेना में, मतलब पुलिस विभाग था उस समय, सेना में या पुलिस विभाग की बात है,
भर्ती कर लिया जाता था तो उनको उनके अपनी अलग वो थे मुद्दे, उनकी अलग समस्याएं थी दोस्तों। क्या देखिए उनमें भी असंतोष था। ठीक है दोस्तों, वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे दोस्तों। कौन? सिपाही लोग। ठीक है, कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। तो ब्रिटिश सत्ता के द्वारा जो नियम कायदा कानून बनाए जाते थे उनसे सिपाही वर्ग भी परेशान थे। वो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे थे। कुछ नियम बना दिए गए होंगे कि भाई तुम इस जाति के हो, तुम यहाँ पर से सर्विस करो, तुम इस जाति के तुम यहाँ पर सर्विस करो। ठीक है, तो ऐसा कुछ होगा। आगे देखने को मिलता है क्या है। क्या आप जानते हैं कि उस ज़माने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगी। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्हें इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। देखिए दोस्तों, उस समय क्या होता था कि भाई जो लोग थे बहुत से उस समय जो सैनिक में सेना में भर्ती थे, सैनिक थे, हिंदुस्तानी ही थे। ठीक है, अब उन्हें समुद्र पार जाने के लिए मनाही थी। समुद्र पार जाएंगे तो उनका धर्म उन्हें मतलब जाने के लिए मना करता है। ठीक है, और उनका धर्म भ्रष्ट होगा या उनकी धर्म के खिलाफ ये नियम थे दोस्तों, है ना, कि समुद्र पार करें। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी भाई युद्ध में, उस समय युद्ध भी चल रहा था। कौन सा युद्ध चल रहा था आप बताएं दोस्तों प्लीज़ कमेंट में। ठीक है, तो युद्ध में दोस्तों ये सर्च करके आप बता सकते हैं कि 1824 में कौन सा युद्ध चल रहा था। ठीक है, तो फिर उन्हें क्यों भाई ब्रिटिश सेना के अधीन है, वो सैनिक काम कर रहे हैं, उनके अंदर उनके अंडर काम कर रहे हैं, तो भाई अब वो भेजेंगे जहाँ चाहें वो भेज सकते हैं। ठीक है, तो भेज रहे थे वो। ठीक है, तो क्या हुआ कि वो लोग जाने से मना कर रहे थे, हमें नहीं जाना समुद्र पार। ठीक है, और कहाँ भेज रहे थे तो समुद्र के रास्ते बर्मा है और जहाँ जहाँ उनके युद्ध चल रहे थे वहाँ भेज रहे होंगे। ठीक है सॉरी। हाँ, उन्हें ज़मीन के रास्ते से जाने में ऐतराज़ नहीं था। वो लोग कह रहे थे भाई हम ज़मीन के रास्ते जा सकते हैं और क्या करें, ठीक जाएंगे और क्या, तुम्हारा हुक्म मान रहे हैं, लेकिन समुद्र के रास्ते नहीं जाएंगे। आगे देखिए। हाँ, ऐतराज़ नहीं था। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सज़ा दी गई, क्योंकि यह मुद्दा अभी ख़त्म नहीं हुआ था। इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। ये मुद्दा ख़त्म नहीं हुआ और उसके बाद कंपनी ने एक नया मुद्दा बना दिया, नया कानून बना दिया। सॉरी, इस कानून में साफ साफ कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। यानी कि नियम बना दिया। नियम बनाने में उन्हें कोई टाइम नहीं लगता था दोस्तों, रातों रात उनके नियम बन जाते थे। ठीक है, और पास भी कर दिए जाते थे। ठीक है, और लोगों को मानने के लिए मजबूर भी कर दिया जाता था। ठीक है, तो हाँ, सिपाही गांव के हालात से परेशान थे। जो सिपाही थे गांव में, उनकी परिवार पर जो अत्याचार हो रहा था उससे भी परेशान थे दोस्तों, क्योंकि उसी क्षेत्र के सिपाही थे दोस्तों। सेना में भर्ती हो गए, क्यों हो गए, तो भाई बेरोजगारी थी, है ना, और मजबूरी में भी होना पड़ता था कि भाई उनके दबाव में आकर भी होना पड़ता था। और भी वजह हो सकती है, आप भी सोच सकते हैं क्या क्या हो सकती है। ठीक है, बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे, नहीं कह रहे हैं, वे अपने परिवार गाँव में छोड़कर आए थे। वे अपनी परिवार गाँव में छोड़कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्द ही सिपाहियों में भी फैल गया। जो किसानों का गुस्सा था, किसानों की जो परेशानी थी, सिपाही भी उन चीज़ों को समझने लगे कि किसान भी तो हमारे भाई बंधु हैं, किसान भी तो हमारी माता पिता हैं, हमारे ही अपने हैं, तो हम इन पर होते हुए अत्याचार को कैसे देख लें। ठीक है, ये हुआ तो किसानों का गुस्सा जल्द ही सिपाहियों में फैल गया। ठीक है, तो कह रहे हैं ये भाई ये गतिविधियों को छोड़ते हैं। आगे देखिए, सुधारों पर प्रतिक्रिया। अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज में सुधार जरूरी है। सॉरी, क्या करें, गला ख़राब है। मैंने आपको बताया है, आज मैंने इंजेक्शन लगवाया है तो वो थोड़ा दर्द कर रहा है। मैं बैठे हुए हूँ तो हो रही प्रॉब्लम, क्या करें। कम वक्त जो डॉक्टर होते हैं उन्होंने कमर में ही लगा दिया। मैंने बोला भाई कहीं और लगा दो, तो लेकिन बाह में लगा दो, नहीं जांग में लगा दो, नहीं कमर में लगेगा, तो क्या करें। खैर आगे देखिए, सुधारों पर प्रतिक्रिया। अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। अंग्रेज क्या सोचते थे कि भाई भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। क्यों जरूरी है, कि ये लोग अनपढ़ हैं, असभ्य हैं, ऐसा वो मानते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, हमारे लोग काफ़ी समझदार थे, सक्षम थे, बस हमारे देश में थोड़ी
जो जाति धर्म को लेकर बातें थी वो थोड़ी बेकार थी, बाकी हमारे देश में सब कुछ अच्छा चल रहा था ना। और कुछ आडंबरों को छोड़ दिया जाए तो ठीक है, बाकी सब ठीक था। आगे देखिए, सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। तो दोस्तों जो सती प्रथा थी दोस्तों, सती प्रथा जैसी समस्याएं हमारे देश में थी, ये बुराइयां कह सकते हैं दोस्तों। कि भाई अगर किसी स्त्री का पति खत्म हो गया है तो वो विधवा हो गई, ठीक है। अब वो विधवा हो गई तो ये कहाँ का नियम है, ये मतलब उस समय का नियम था। वैसे ये कहाँ का नियम है कि भाई उसकी भी जान ली जाए, उसको जीने का अधिकार नहीं है ना। तो ये गलत था, ठीक है। अंग्रेजों ने ये इसको नष्ट मतलब बंद कराया, ठीक है, अच्छी बात है। आगे देखिए, विधवा विवाह। तो दोस्तों ये जो विधवा विवाह था, ये क्या होता था कि जो उस समय विधवाएं थीं, मतलब किसी स्त्री का पति खत्म हो गया है, या मतलब हाँ खत्म ही होता है, खत्म होना ठीक है, खत्म हो गया है तो फिर वो स्त्री विधवा है। अब विधवा का जीवन कब तक व्यतीत करेगी वो। किसी की मतलब कम उम्र में शादी हो जाती थी तो उसका पति खत्म हो गया तो उसकी तो पूरी लगभग 70 से 80% ज़िंदगी अभी पड़ी है, या कि यूँ कह सकते हैं मतलब काफ़ी मतलब ज़िंदगी अभी गुजारना ही है, तो वो विधवा के रूप में कैसे गुजारेगी। तो ये चीज़ उन्हें अंग्रेज़ों को थोड़ा बुरा लगा तो उन्होंने बंद कराया, ठीक है। तो ठीक है, ये कुछ एक चीज़ें अच्छी भी की थी, लेकिन उनमें भी उनके हित हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्या हित होंगी दोस्तों, तो वही जानते होंगे क्या है। आगे देखिए, अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया। उन्होंने कहा भाई अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, अंग्रेजी सीखेंगे हमारे हिंदुस्तानवासी तो कम से कम एक अच्छी मतलब सिपाही के रूप में काम कर पाएंगे, हमारे ऑर्डरों को समझ पाएंगे और ये उनको अच्छे से पालन कर पाएंगे उनका, ठीक है। तो ये हुआ। और भी सोचा होगा कि हमारी जो अंग्रेजी भाषा है उसका विस्तार होगा, है ना, ये भी तो सोचा होगा। तो हम मूलतः आज भी हम जो इंग्लिश पढ़ते हैं दोस्तों, जो अंग्रेजी हम भाषा बोलते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो वो दोस्तों मूलतः ब्रिटेन की ही है, ठीक है, ना किसी और देश की नहीं है। आप ये गलतफहमी में ना रहें, ठीक है। किसी भी देश की नहीं, सिर्फ ब्रिटेन की ही भाषा हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है, बोल रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने ही इस अंग्रेजी भाषा को जमकर बढ़ावा दिया, ठीक है। आगे देखिए, 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करनी और यहाँ तक कि ज़मीन और संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। जो ईसाई मिशनरियाँ थीं दोस्तों, क्यों आई थी हमारे देश में, तो ये ईसाई धर्म को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। और तभी से हमारे देश में ईसाई धर्म का काफ़ी अधिक मतलब विस्तार हुआ था, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, हाँ, और उन मिशनरियों को क्या क्या सुविधाएं दे दी गई थी कि आप जमकर प्रचार करें ईसाई धर्म का, है ना। और यहाँ पर जो लोग हैं, जो लोग भी हमारे ईसाई धर्म को अपनाना चाहते हो उनको अपनाने के लिए मतलब राजी करें, है ना। और हो सकता है प्रेशर भी डालते होंगे, ठीक है। तो ये सब था, वैसे कुछ ये नहीं कि भाई ऐसा नहीं है, लेकिन सब कुछ है, ठीक है। लेकिन सब कुछ का मतलब ये है कि भाई ऐसा नहीं कि वो दबाव नहीं डालते होंगे, बिल्कुल दबाव डालते होंगे। और जब उन्हें सब प्रकार की छूट दे दी गई थी तो वही अब वो दबाव डालकर भी या मतलब और भी तौर तरीके अपनाते होंगे, ठीक है, लालच देकर या दबाव डालकर, ठीक है। तो ये, और यहाँ पर वो अपनी ज़मीनें भी स्थापित कर रहे थे, अपनी चर्च वगैरह है, अपने जो मिशनरी हैं, जो उनकी जो कैंप टाइप के होते हैं, जो घर वगैरह बना कर रहते थे, ठीक है। और क्या क्या कि जो स्कूल थे, मिशनरी स्कूल, वो भी चलाने लगे, ठीक है। आगे देखिए, जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। क्या कह रहे हैं, हाँ हाँ, यहाँ ये बोले 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। 1850 में एक नया कानून बना दिया उन्होंने कि भाई अब इसके कानून के तहत आप और भी प्रचार करें, जो कुछ भी आपको पूरी तरह से छूट दे दी गई है, ठीक है। और लोगों को फिर ईसाई धर्म अपनाने के लिए और भी मतलब आसानी प्राप्त हो गई थी, ठीक है। या यूँ कह सकते हैं कि उन्हें मतलब सुविधा मिल गई ईसाई धर्म को फैलाने के लिए, ठीक है, ये बात है। आगे देखिए, इस कानून में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति धर्म अपनाना चाहता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। देखिए, ये लालच दे दिया गया, यदि आप ईसाई धर्म अपनाना चाहते हैं, भारतीय लोगों को लालच दिया गया, यदि आप ईसाई धर्म को अपनाना चाहते हैं और अपना लेंगे तो आपकी जो पुरखों की ज़मीन है इस पर आपका अधिकार रहेगा, ठीक है, ये छीनी नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये लालच था भाई, कौन नहीं चाहेगा हम अपनी पुरखों की ज़मीन पर मतलब शासन करें या अपनी पुरखों की ज़मीन पर
पूरी तरह से नियंत्रण रखें, ठीक है। तो ये चाहते थे लोग, तो ये लालच दे दिया गया, ठीक है। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म, उनकी सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। तो उन लोगों को, कुछ लोग थे जो नहीं अपनाना चाहते थे ईसाई धर्म, तो उनको लगने लगा था कि भाई ये ईसाई धर्म को अपनाने के लिए बाध्य कर रहे हैं, लालच दे रहे हैं और ये जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या है, हमारे धर्म, हमारा जो धर्म है, हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, उनको कहीं ना कहीं हानि पहुंचा रहे हैं, कहीं ना कहीं खतरा है ये हमारे लिए, ठीक है। तो ऐसा हुआ। आगे देखिए, ये देख लेते हैं क्या है। ये देखिए चित्र 2, उत्तर भारत के बाज़ारों में सिपाही खबरें और अफवाहें फैलाते हुए। ये देखिए, उस समय सिपाही की ये ड्रेसें होती थी दोस्तों, और ये उनके पास छड़ी होती थी, ठीक है। ये उनकी पोशाक हुआ करती थी, ठीक है, ऐसी ही, ठीक है। ये खबरें और अफवाहें फैला रहे हैं ताकि अंग्रेजों के विरुद्ध अधिक से अधिक लोग जमकर आंदोलन करें, ठीक है। आगे देखिए, दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक अवस्था में बदलाव चाहते थे। दूसरी ओर ऐसे भी लोग थे जो मौजूदा स्थिति में बदलाव चाहते थे। कौन भाई? जो अंग्रेजों के द्वारा बना दिए गए नियम हैं, ये उन्हें ठीक लग रहे थे, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। और ऐसे भी थे जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए नियमों से परेशान थे, ठीक है। मौजूदा हालात दोनों प्रकार की हो सकती है ना। तो आप देखेंगे इन सुधारकों और उनकी सुधार आंदोलनों के बारे में आप अध्याय 8 में पढ़ेंगे। अध्याय 8 दोस्तों इसी के बाद मिलेगा, लेकिन वो 2 बुक में बांट दिया गया है। अध्याय 5 तक एक अलग बुक है, कक्षा 8 की इतिहास की, और अध्याय 6 से लेकर बाद की एक अलग बुक है ना। छोटी छोटी 2 बुकों में बांट दिया गया है, ठीक है। यानी छोटी छोटी किताबें हैं, उनमें बांट दिया गया है कक्षा 8 की इतिहास को, ठीक है। आगे देखिए, जनता की नज़र से क्या, उस ज़माने में लोग अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, इनका जायजा लेने के लिए आप स्रोत 1 और 2 को पढ़ें। ये देखिए स्रोत 1 और 2 को। 84 नियमों की सूची देखिए। यहाँ महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए हैं। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। तो ठीक है, इसको पढ़ना है, इसको हमें समझना नहीं है, आप सीधे पढ़ लें। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई, जिन्होंने कुछ सलाह दी कि वे वापस लौट जाएं, क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा कि वह इस प्रकार था: अंग्रेज सरकार हिंदू और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने और आमादा करने पर आमादा है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है, जो कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारियों की मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया जाएगा। यानी कि 84 नियम है, वो राजा रानियों के सामने उनका ऐलान किया जाएगा, ठीक है। सिपाहियों ने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणाम देने की चेतावनी दी है। राजाओं ने कहा है कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी, ठीक है। कि राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानियों को लौट गए। कह रहे हैं कि कुछ राजा अपनी राजधानी की ओर लौट गए हैं और चेतावनी देकर अंग्रेजों को, ठीक है। तमाम बड़े लोग योजना बना रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई है और मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई है, ठीक है दोस्तों। तो ये नियम था, ये उनको भेजा गया था। किसको? मतलब भेजा नहीं गया था, ये सैनिकों ने ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे को बताया था। हाँ, वो कहीं जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? तो हाँ, मथुरा जा रहे थे, ठीक है। कहाँ से? महाराष्ट्र से, ठीक है। तो उनको सिपाहियों ने बता दिया अब वापस लौट जाएं, ठीक है। और देखिए स्रोत दूसरा, जल्द ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरणों में मिलती है। सीताराम पांडे को 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था। उन्होंने 48 साल तक नौकरी की और 1860 में वे सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेज़ों की मदद की। हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था और अंग्रेज़ों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने मार डाला था। अपने सेवानिवृत्त के बाद उसके कमान अफसर
नॉरगेट ने उन्हें अपने संस्करण में लिखने के लिए प्रेरित किया। सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्करण लिखे, जिनका नॉरगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया और फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित किया। सीताराम पांडे के संस्मरणों का अंश इस प्रकार है। मेरा नाम मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे थे। अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के नुमाइंदों को सेना की नब्ज जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। उन्होंने सिपाहियों की भावना को और हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। उन्होंने हजार झूठ गढ़वाले और सिपाहियों को अपने मालिकों अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया, ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करें और इन सुझावों पर अमल करें तो सेना ऐसा ऐलान कर सकती है, ठीक है, ये बोल रहे हैं। देखिए इस प्रकार की ये विद्रोह होने लगी। देखिए चित्र 3, मेरठ में विद्रोही सिपाही अफसर पर हमला करते हैं, उनके घरों में घुस जाते हैं और इमारतों में आग लगा देते हैं। ये देखिए ये आग वगैरह लगा दी गई है, ये चित्र लिया गया है किसी के द्वारा, ठीक है। स्रोत 2 जारी है, ठीक है, स्रोत 2 के बारे में ही चल रहा है। स्रोत 2 का शेष। संयोग से इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट को कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनी में भेज दिया गया। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया। इसी दौरान न जाने कहाँ से यह खबर फैल गई कि इन राइफलों में इस्तेमाल होने वाली कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया जाता है। हमारी रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिखकर यह खबर भेजने लगे और जल्द ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मजहब को चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया था, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया है, अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले ही गुस्से में थे। स्वार्थी लोगों ने फौरन यह कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज तो सबको ईसाई बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा कानून तैयार किया है कि ताकि उन्हें इस्तेमाल करने से मुसलमान और हिंदू दोनों ही भ्रष्ट हो जाएं। कर्नल साहब का मानना था कि यदि यह बेचैनी जो उन्हें भी साफ दिखाई दे रही थी इस बार भी अपने आप खत्म हो जाएगी और उन्होंने मुझे घर चले जाने की हिदायत दी। सीताराम पांडे फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, पृष्ठ ये मतलब लिया गया था उनकी, ठीक है, पेज से उन्होंने जो लिखी थी ये बुक लिखी थी, ठीक है, तो उसका ये एक लेख है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ कुछ छूट रहा है क्या? नहीं छूटा तो फिर अपनी मुद्दे पर आए, ठीक है। हाँ नहीं, यहाँ से चलना है, अब नीचे पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए सैनिक विद्रोह। जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर देते थे, उसे सैनिक विद्रोह कहते थे, ठीक है। देखिए सैनिक विद्रोह बन गया। यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। बहुत सारे लोग मानने लगे कि उन सबका शत्रु एक है, इसलिए वे सभी कुछ करना चाहते थे। दोस्तों क्या हुआ कि सभी लोगों को लगने लगा कि हमारे दुश्मन, हमारे शत्रु एक ही हैं, है ना, यानी कि ब्रिटिशवासी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो फिर उन्होंने अपने आपस में उन्होंने संगठन बनाया और वो विद्रोह करने के लिए तैयार हुआ, ठीक है। इसलिए वे सभी कुछ करना चाहते थे, ये कह रहे हैं। इस तरह की स्थिति में माहौल अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है। उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता है। यानी कि उन्हें लगा कि भाई अब अपने तौर तरीकों को इस्तेमाल करें, अपने नियम बनाएं और उन्हीं के हिसाब से चलकर इनका विद्रोह करें, ठीक है। ये और कुछ यहाँ स्पेशल खास बात नहीं है, ठीक है। संगठन बनाना शुरू कर दिया था, ठीक है। भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई थी। कैसी स्थिति पैदा हुई थी दोस्तों? तो ऐसे ही विद्रोह की, ठीक है। फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया था। 1857 की क्रांति ने
कंपनी का अस्तित्व खतरे में डाल दिया था, है ना। देखिए आगे क्या कह रहे हैं। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। वो मान रहे थे कि 19वीं सदी में सबसे बड़ा उपनिवेश के खिलाफ ये विद्रोह है, ठीक है। या यूँ कह सकते हैं 19वीं सदी में उपनिवेश के खिलाफ सबसे बड़ा विद्रोह यही है, ठीक है, दुनिया का। मैं एक शब्द आगे पीछे कर देता हूँ, उसके लिए सॉरी। देखिए आप ऐसे मान सकते हैं, कुछ लोग मानते हैं, आज भी मानते हैं, 19वीं सदी में उपनिवेश के खिलाफ दुनिया भर में सबसे बड़ा सशस्त्र विद्रोह कौन सा था, तो 1857 की क्रांति, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों, कोई भी डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है। आगे देखिए ये विद्रोह है दोस्तों, ठीक है। ये इसको पढ़ते हैं पहले, बाद में देखते हैं। केलेवरी लाइनों में युद्ध, चित्र 4। 3 जुलाई 1857 को 3000 से ज़्यादा विद्रोही बरेली से दिल्ली आ पहुँचे। उन्होंने यमुना को पार किया और ब्रिटिश कैलेवरी चौकियों पर धावा बोल दिया। यह युद्ध पूरी रात चलता रहा दोस्तों। ये इसके बारे में बता रहे हैं, ये घोड़ा पड़ा है क्या है, ठीक है। और ये अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने धावा बोल दिया, ठीक है। मेरठ से दिल्ली तक 29 मार्च 1857 को युद्ध सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया था। कब? 29 मार्च को, ठीक है। अब देखिए, चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10 साल की सजा दी गई। यह 9 मई 1857 की बात है, ठीक है। 9 मई 1857 को क्या हुआ कि 85 अफसरों को उनकी मतलब नौकरी से निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया कि भाई उन्होंने अपने अफसरों की बात नहीं मानी थी। क्यों नहीं मानी थी? भाई उस पर सूअर और गाय की चर्बी का मतलब लेप था दोस्तों कारतूसों पर, ठीक है। और उन्हें मुंह से निकालना पड़ता था पट्टी से या मैगजीन होगी उससे, ठीक है। आगे देखते हैं, पूरी डिटेल मिलेगी क्या होता था, ठीक है। मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत ज़बरदस्त रही। जो मेरठ में दूसरे सिपाही थे, भारतीय सिपाही, उनकी प्रतिक्रिया बहुत ज़बरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियारों को अपने कब्जे में ले लिया और अंग्रेज़ों की इमारतों व संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया, ठीक है। कितना मतलब बेहतरीन उन्होंने काम किया, अच्छा लगा यहाँ ये सुनकर। तो ये मेरठ में है, ठीक है। मेरठ के लोग काफ़ी आज भी विद्रोही टाइप के होते हैं, ऐसा नहीं है। खैर आगे देखिए, उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेज़ों के शासन को ख़त्म करने पर आमादा थे, लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। सिपाहियों ने इसका भी हल ढूंढ लिया। वे मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र को देश का शासन सौंपना चाहते थे दोस्तों। जो विद्रोही थे दोस्तों, उन्होंने सोचा भाई अंग्रेज़ चले जाएंगे तो देश का शासन कौन संभालेगा। तो उन्होंने सोचा कि भाई क्यों ना जो मुग़ल बादशाह थे दोस्तों, ठीक है, यानी कि बहादुर शाह जफ़र, ठीक है, उनको ही देश का शासक बना दिया जाए, ठीक है। तो ये हुआ, ठीक है। मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़े पर सवार होकर मुँह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई। यानी कि सुबह बिल्कुल सुबह मतलब तड़के मुँह अंधेरे यानी तड़के, ठीक है, तड़के सुबह। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी, ठीक है। जैसे उन्हें पता चला कि मेरठ से सिपाही आ रहे हैं विद्रोह करने के लिए दिल्ली में, तो उन्होंने भी फिर विद्रोह कर दिया। जो दिल्ली में सिपाही थी, हिंदुस्तानी सिपाही, उन्होंने भी विद्रोह कर दिया। जैसे ही उनके आने की खबर हुई, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी, ठीक है। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए, यानी दिल्ली में। देसी सिपाहियों ने
हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों को आग लगा दी। ठीक है, तो काफ़ी नुकसान पहुंचाया, कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है। ठीक है, आगे देखिए, विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए। जो जीत गए थे सिपाही, हिंदुस्तानी सिपाही, उन्होंने क्या किया कि दिल्ली के जो लाल किले पर अपना धावा बोल दिया और उसके आसपास जमा हुआ है। ठीक है, वे बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह यानी कि बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से दो हाथ करने को तैयार नहीं थे। कह रहे हैं कि जो बादशाह थे, कौन बादशाह बहादुर शाह जफर की बात हो रही है शायद। ठीक है, बादशाह अंग्रेजों की ताकत से मतलब परिचित होंगे या उनसे दो हाथ करने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए। ठीक है, शायद वो सोच रहे थे कि अगर हम दो हाथ करेंगे तो हम जो कुछ भी अभी चैन की नींद जी रहे हैं, चैन की नींद सो रहे हैं और आराम से हमारा चल रहा है, जो भी चल रहा है शासन, वो भी मतलब नष्ट हो जाएगा, यानी कि अंग्रेजों से युद्ध करना पड़ेगा और मारे जाएंगे हम। ठीक है, तो ये वजह हो सकती है और भी वजह हो सकती है। आप देखिए यहाँ क्या रहे हैं। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। देखिए, बहादुर साहब को ज़बरदस्ती नेता घोषित कर दिया। आज से तुम हमारे नेता हो, तुम ही हमारे देश को चलाओगे, अंग्रेजों को हम खदेड़ कर भगाने वाले हैं। ठीक है, ऐसा कुछ कहा होगा। ठीक है, आगे देखिए, बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की ये मांग माननी पड़ी। भाई माननी पड़ेगी, अरे यार, उन्होंने सोचा कि अब इतने लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं तो हम इनकी बात मान ले रहे हैं। शायद हो सकता है कि अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर चले जाएं तो हम अपने देश पर शासन करेंगे। हाँ, तो ये लगा होगा उन्हें। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। उन्होंने बोला कि भाई देखिए, अब क्या है, हमारे साथ काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए हैं और आप अपने लोगों को इकट्ठा कीजिए, अपनी सेना को बनाइए और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कीजिए। ठीक है, ये उन्होंने अन्य क्षेत्रों में चिट्ठियाँ भेजी। ठीक है, उन राजाओं को, जहाँ जो राजा शासन कर रहे थे। ठीक है, आगे देखिए क्या हुआ। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम के सामने आ गए। कह रहे हैं बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। बहादुर शाह ने जो कदम उठाया है ना, और कदम क्यों उठाया कि भाई जो सेना थी, जो भारतीय सेना कल तक जो अंग्रेजों की मतलब सेना के रूप में कार्य कर रही थी, वो अब बहादुर शाह की जफर की साथ खड़ी हुई थी, क्योंकि विद्रोह करती हुई आई थी दिल्ली में। ठीक है, तो उनके आह्वान पर उन्होंने मतलब ये शासक बनने के लिए जो बात थी मान ली थी उनकी। ठीक है, आगे देखिए, अंग्रेजों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। उन्हें पता था भाई अंग्रेजों के आने से पहले हमारे ही पूर्वज यहाँ पर शासन कर रहे थे, तो हम भी बन जाएंगे, क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ। ज़्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे। जो छोटे छोटे रजवाड़े थे, क्षेत्र थे, राजा जो रियासतों के, वो मुग़ल बादशाहों के नाम पर ही शासन चलाते थे। क्यों कि भाई मुग़ल बादशाह दिल्ली में है, यानी कि केंद्र में बैठे हुए हैं, तो उन्हीं के नाम पर शासन चला रहे थे, है ना। आगे देखिए, ब्रिटिश शासक के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुग़ल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर लें तो मुग़ल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाएंगी। जो रियासतें थी छोटी छोटी, जो क्षेत्र थे छोटे छोटे, तो वहाँ पर जो लोग शासन कर रहे थे, उन्हें लगा कि भाई अब जो अंग्रेज लोगों को मार भगाने के लिए किसान विद्रोह, सैन्य के किसान जो लोग विद्रोह कर रहे हैं, यदि ये सफल हो गए तो हम मुग़ल बादशाह के अधीन रहकर इन क्षेत्रों पर शासन करेंगे, जैसा कि और भी पहले होता आ रहा था अंग्रेजों के आने से पहले। ठीक है, तो ऐसा सोचा उन्होंने। ठीक है, आगे देखिए, अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद थी। अंग्रेजों को लग नहीं रहा था कि ऐसा सब होगा, ये अचानक हुआ था। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दों पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी, लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। बहादुर शाह जफर ने उन्हें अपना समर्थन दे दिया क्रांतिकारियों को, तो ये स्थिति रातों रात बदल गई। उन्हें फिर अंग्रेज देखिए किस प्रकार कांपे, परेशान हुए और वो भयभीत होने लगे। ठीक है, देखिए क्या करें, तो स्थिति हाँ, यहाँ अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। उससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है और आत्मविश्वास मिलता है। ठीक है,
क्या होता है, लोगों को लगता है कि भाई देखिए हमारे साथ नहीं इतने लोग हैं, तो अब तो हमारा मतलब ये लोग साथ दे रहे हैं, तो अब हमारा जो हौसला है मतलब बढ़ना चाहिए, और बढ़ता भी है लोगों का, है ना। काफ़ी उत्साहित हो जाते हैं लोग, है ना, जब बहुत से लोग उनका समर्थन, किसी एक इंसान का समर्थन कर रहे हो तो, ठीक है। तो उनका भी उत्साह बढ़ा, ठीक है, किसका, तो बहादुर शाह जफर का, ठीक है। ये देख लेते हैं इसमें क्या, ये नाना साहब है, ठीक है। जैसा, हाँ ये चित्र 8 है, इसको देखते हैं फिर उसके बाद शुरू करते हैं। चित्र 8, जैसे जैसे विद्रोह फैला छावनी में अंग्रेज अफसरों को मारा जाने लगा, ठीक है। ये देखिए, अब इसके बाद यहाँ पर शुरू करते हैं। बगावत फैलने लगी, देखिए जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं और विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है खबर फैलने में भी कुछ समय तो लगता ही था, लेकिन विद्रोह फिर लेकिन हाँ समय तो लगता ही था, लेकिन फिर तो विद्रोहों को सिलसिला ही शुरू हो गया। यानी कि मतलब कोई भी खबर है फैलने में टाइम लगता है दोस्तों, आपको पता ही है, ठीक है। उस समय तो और भी टाइम लगता होगा, ठीक है। तो विद्रोहों का सिलसिला शुरू होता रहा, मतलब विद्रोह होते रहे, लगातार विद्रोह होते रहे अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। आगे देखिए, एक एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। हर रेजिमेंट में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, यानी कि जो भी रेजिमेंट थी अंग्रेजों की, जहाँ पर हिंदुस्तानी सिपाही मौजूद थे, ठीक है, वो विद्रोह कर रहे थे, ठीक है। और इधर किसान लोग हैं, और इधर राजा की जो राजा थे, जो रियासतों में राजा वगैरह थे, उनके जो सैनिक थे वो भी विद्रोह कर रहे थे। मतलब जो मतलब लोग था, जो भी इंसान था, जो भी विद्रोह करने में सक्षम था, वो विद्रोह कर रहा था, ठीक है। आप ऐसे समझ जाए। आगे देखिए, एक के हाँ हाँ और नहीं, इसे यहाँ से पढ़ते हैं। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया, और वे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसी मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों की साथ देने को निकल पड़े, है ना। वो पूरी तरह से एक दूसरे का साथ देने लगे, भाई हम भी विद्रोह करेंगे, है ना। जो मुख्य मुख्य क्षेत्र थे वहाँ पर विद्रोह ज़्यादा हो रहे थे, ठीक है। देखिए, उनकी देखा देखी कब्जियों और गाँव के लोग भी बगावत के रास्ते पर चल पड़े। उनके देखते देखते, किसके देखते देखते, उनका साथ देने के लिए, अंग्रेजों के देखते देखते, या जो मतलब जिसने भी देखा, भाई देखिए अब हर आदमी विद्रोह कर रहा है, तो जो भी मतलब विद्रोह को देख रहा है, सभी विद्रोह करने के लिए तैयार है, भाई विद्रोह कीजिए, ये अंग्रेजों को यहाँ से भगाइए। तो मतलब सभी को उत्साह मिला, ठीक है, क्योंकि हर इंसान परेशान था अंग्रेजों की नीतियों से, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानूनों से, अंग्रेजों से, ठीक है। आगे देखिए, वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। कौन? यही सब लोग, जो भी लोग इंसान थे हमारे भारतवासी, ठीक है, वो सब। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तपुत्र नाना साहेब कानपुर के पास रहते थे। जो कानपुर में कौन थे? नाना साहब, ठीक है। आगे हाँ, कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया, ठीक है। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित किया, उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया वहाँ का, ठीक है। आगे देखिए, उन्होंने ऐलान किया कि वह बादशाह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया, हम बहादुर शाह जफर के गवर्नर के रूप में कार्य करेंगे, ठीक है। इस तरह से उन्होंने ऐलान कर दिया। लखनऊ की गद्दी से हटा दिया गया नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया लखनऊ में, ठीक है दोस्तों। जो बहादुर नवाब वाजिद अली शाह थे, उनको गद्दी से हटा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो लखनऊ में फिर उनके पुत्र को गद्दी पर नवाब घोषित कर दिया, गद्दी पर बैठा दिया गया, ठीक है। ये देखिए, ये विद्रोह है, ठीक है, ये विद्रोह चल रहा है। आगे देखते हैं क्या हो रहा है। बिरजिस कद्र ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। उनकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो जो बिरजिस कद्र थे बहादुर, उन्होंने भी बहादुर शाह जफर को ही अपना लीडर मान लिया। यानी कि वो केंद्र में थे ना, तो उनकी मतलब वो मुगल वंशज थे दोस्तों, इसलिए उनको हर कोई उनको अपना बादशाह मान रहा था, ठीक है दोस्तों। बादशाह एक देश का एक ही होता है, इसलिए वो बादशाह मान रहे थे उनके अधीन रहकर, ठीक है। वो भी कह रहे थे हम शासन करेंगे, कहाँ करेंगे? तो लखनऊ में, ठीक है। देखिए यहाँ पर लखनऊ की बात चल रही है, ठीक है। लखनऊ के बिरजिस थे, ठीक है, बिरजिस कादर, ठीक है। और उनकी जो बिरजिस कद्र थे, उनकी माँ भी हजरत बेगम
महल थी वो भी मतलब विद्रोह मतलब कर रही थी अंग्रेजों के खिलाफ लोगों के साथ मिलकर। ठीक है, आगे देखिए, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने नाना साहेब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उनका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था, है ना। तो जो झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई, उन्होंने भी मतलब नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को चुनौती दी। ठीक है, और क्या हुआ, मध्य प्रदेश में जो मांडवा क्षेत्र है, वहाँ की राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी, उन्होंने अपने 4000 सैनिकों के साथ क्या किया, तो उन्होंने भी मतलब विद्रोह शुरू किया। ठीक है दोस्तों, जहाँ पर भी लोग थे अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। ठीक है, कोई भी वर्ग था, कोई भी ओहदा के लोग, ठीक है, हर ओहदे के लोग विद्रोह करने लगे। ठीक है, आगे देखिए, हाँ यहाँ से देखना है, विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी। बहुत सारे मोर्चों पर उनकी जबरदस्त हार हुई, बहुत जगह अंग्रेजों की हार हुई और बहुत सारी अंग्रेजी सेना मारी गई। ठीक है, इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका है। अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया था। अब लोग समझने लगे कि भाई अंग्रेजों को हराना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हराया जा सकता है, बशर्ते ताकत जुटानी पड़ती है। ठीक है, और नेता चुनना पड़ता है अपना। ठीक है, और सही नीतियाँ बनानी पड़ती हैं। ठीक है, मिलकर काम करें तो कुछ भी काम संभव नहीं है, ऐसा कुछ लगने लगा उन लोगों को। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि अब लोगों को विद्रोह में कूदने पड़ने का मतलब विश्वास हो गया लोगों को। ठीक है, ऐसे खास तौर से अवध के इलाके में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। जो अवध का क्षेत्र था, अवध आप कमेंट में बताने के लिए मैंने बोला, दोस्तों आप बताइए। ठीक है, अवध कहाँ है। ठीक है, 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा, जिसमें उसने अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया। तो जो 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर था, उसने अपनी कमांडर को टेलीग्राम भेजा, कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा और कहा कि हम भयभीत हैं, हम परेशान हैं, यहाँ पर विद्रोह होने लगा है, यहाँ पर हमें लोग मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, यानी कि बेचारे डरने लगी, है ना। तो संगठन की शक्ति दोस्तों आप जानते ही हैं, है ना। देखिए आगे क्या हुआ, कह रहे हैं उसमें भय व्यक्त किया। क्या व्यक्त किया, हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाइयों से थक गए हैं, उसने कहा अंग्रेज टाइटलर ने। ठीक है, एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। ठीक है, इस दौरान उसने तो इतना ही कहा। ठीक है, ये उसकी एक 2 लाइन है। ठीक है, आगे देखिए, इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेजों का शासन जल्द ही खत्म हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने भविष्यवाणी कर दी, शायद उन लोग वो भविष्यवाणी ही करती हो शायद, है ना। ठीक है, वह समझ चुकी थी कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली थी। ठीक है, आगे देखिए, अपने समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेजों से लड़ने लखनऊ जा पहुंचे। ठीक है, दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए थे। ठीक है, दिल्ली में ही मतलब वो बहादुर शाह जफर थे। ठीक है, और मतलब वो बादशाह कहे जाते थे। ठीक है, तो उनके जो धर्म योद्धा थे वो इकट्ठे हो चुके थे। ठीक है, बरेली के सिपाही वक्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच किया। वह इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। तो कौन, तो सिपाही थे बरेली के वक्त खान। ठीक है, तो उन्होंने कूच किया दिल्ली की ओर, वो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। ठीक है, बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी।
तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। तमाम इलाकों की जो नेता थे और जो लड़ाके थे, जो युद्ध में माहिर थे, ठीक है, वो अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में भाग ले रहे थे। ठीक है, अब देखिए ब्रिटिश टुकड़ियां विद्रोहियों पर हमला करती हैं, जिन्होंने दिल्ली के लाल किले दाएं तथा सलीमगढ़ किले बाएं पर कब्जा किया था। दोस्तों ये ब्रिटिश टुकड़ियां आ गई थी दोस्तों। ठीक है, ये कौन है? वीर कुंवर सिंह है। ठीक है, ये बिहार के थे। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए ये यहाँ पर दिल्ली के लाल किले की बात है और ये सलीमगढ़ का किला है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ब्रिटिश टुकड़ियाँ थीं ये क्रांतिकारियों पर हमला कर रही हैं। ठीक है, आगे देखिए ये क्या है इसमें नीचे ये चित्र देख लेते हैं। विद्रोही सिपाही मेरठ से दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। ये देखिए विद्रोही सिपाही हैं, विद्रोही सिपाही नहीं क्रांतिकारी कहेंगे, और महान क्रांतिकारी कहना अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने हमारी अपनी जान की बाजी लगाकर अंग्रेज़ों को हमारे देश से भगाने की कोशिश की, बशर्ते वो सफल नहीं हो पाए, वो बात अलग है, लेकिन जान दी उन्होंने अपने भारत को बचाने के लिए, भारत की भूमि को बचाने के लिए। हो सकता है उनका अपना कुछ पर्सनल व्यक्तिगत मुद्दा भी हो दोस्तों, हो सकता है बिल्कुल। ठीक है, लेकिन उन्होंने अपने देश के लिए ही तो किया ये सब। ठीक है, तो ये देखिए इनको विद्रोही कहना मेरे लिए अच्छा नहीं है, मैं इनको विद्रोही नहीं कहूँगा, मैं इनको कहूँगा महान क्रांतिकारी, वीर क्रांतिकारी। ठीक है, आगे देखिए इसको पढ़ ही लेते हैं। शुरू में अंग्रेजी सेना को दिल्ली की भारी किलेबंदी को तोड़ने में मुश्किल हुई। 3 सितंबर 1857 को अंग्रेजी सेनाओं को और ज़्यादा हथियार, गोले आदि पहुंचाए गए। अंग्रेजी सेनाओं को किसने भेजा? वही अंग्रेजी जो अफसर वगैरह होते थे उन्होंने भेजा होगा। ठीक है, ये गाड़ियों पर लदे हुए थे, जिन्हें हाथी खींच रहे थे, और इनकी कतार 7 मील लंबी थी। ये जो शायद उनकी ही, वो अंग्रेजों की। ठीक है, नहीं, लेकिन ये हमारी वीर किसान हैं, वो वीर क्रांतिकारी हैं। ठीक है, आगे देखिए ये तात्या टोपे की स्मृति में जारी डाक टिकट है। ठीक है, ये इस यहाँ से पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, हमें कंपनी का पलटवार। इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोहियों को कुचलने का फैसला लिया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजें मंगवाई। विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए गए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। तो अंग्रेजों ने क्या कहा, सोचा कि भाई अब हार मान लेंगी तो हमारा काफ़ी नुकसान भी होगा, क्योंकि हिंदुस्तान से काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जा रही थी और उनका व्यापार पूरी तरह से ठप हो जाएगा, यानी कि ब्रिटेन पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, है ना। उस समय दोस्तों अन्यत्र में आप शायद यहाँ पढ़ने को मिले, उस समय दोस्तों ब्रिटेन भी युद्ध में मतलब लगा हुआ था। वो यूरोपीय देशों से युद्ध कर रहा था। ठीक है, और हमारे देश से वो संसाधन इकट्ठा कर रहा था, कर वसूल रहा था, है ना, और भी उन्हें सुविधाएं मिल रही थी, इसलिए वो इस बड़े भूभाग पर शासन करने के लिए दोस्तों उत्सुक था, यानी इस क्षेत्र को वो छोड़ना नहीं चाहता था, कि अगर यहाँ से वो चले गए तो फिर उन्हें बहुत मुँह की खानी पड़ेगी, बहुत बुरा उनका कह सकते हैं युद्ध में हार होगा। ठीक है, आगे देखिए उन्होंने इंग्लैंड से और से फौजें मंगवाई। विद्रोही को जल्दी दबाने के लिए एक कानून बनाए। उन्होंने ब्रिटेन से फौज मंगाई हमारे हिंदुस्तान में सैनिकों को दबाने के लिए। ठीक है, और विद्रोहियों यानी कि क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए कानून भी बना दिए गए। ठीक है, और जहाँ जहाँ मुख्य केंद्र थे, जहाँ जहाँ क्रांतिकारी अधिक सक्रिय थे, वहाँ पर धावा बोल दिया से। आगे कह रहे हैं सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। देखिए ये बहुत दुखद घटना थी, है ना। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। देखिए दोस्तों क्या हुआ, उनके बेटे को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। देखिए कितना बुरा हुआ। बहादुर शाह जफर पर, हाँ यहाँ हो गया, बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया। देखिए इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली थी। दोस्तों बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली थी। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का यह मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था। उसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर ले रहे थे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। अंग्रेजों को लगभग 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी व्यापक पैमाने पर।
और लोग पूरी तरह से सक्षम भी थे, क्योंकि उन्होंने हथियार गोला बारूद इकट्ठा कर लिया था, है ना। इसलिए तब तो 2 सालों तक वो युद्ध कर पाए, वरना अंग्रेज़ों से 2 साल तक निहत्थे कौन युद्ध कर पाता, है ना। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेज़ों के कब्जे में चला गया, ठीक है। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया, ठीक है। आगे देखिए, दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ हुआ। खेड़ी की शुरुआत विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फौज से घेरा पाया और वे शहीद हो गई। जो खेड़ी की शुरुआत विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेज़ों के से घिरा पाया, यानी कि खेड़ी की विजय पाली होगी, कोई इलाका होगा, वहाँ पर वो जीत गई थी, लेकिन उसके बाद जो और भी उनका संघर्ष हुआ तो वहाँ उन्हें वहाँ वो हार गई और अंग्रेज़ों से घिरकर उन शहीद हो गई, ठीक है। आगे गए, तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चला रहे थे। तात्या टोपे थे जो, ठीक है। किसकी सहायता से? तो आदिवासियों की सहायता से और वहाँ की जो किसान थे उनकी सहायता से, ठीक है। जिस तरह पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ मिली पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ मिली असफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला था, उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। कह रहे हैं कि जिस तरह से विद्रोहियों यानी कि जो क्रांतिकारी थे उनको अंग्रेज़ों को हराकर जो उत्साह बढ़ा था उनका, उसी तरह से मतलब उनकी अंग्रेज़ से हार के बाद उनकी हिम्मत टूटने लगी। यानी कि जिस तरह से वो उनका उत्साह बढ़ा था उसी तरह से उनकी हिम्मत टूटने लगी, है ना दोस्तों। तो ये होता ही है दोस्तों, क्या करें। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। देखिए, अब उन्होंने सोचा कि भाई अब तो हारना ही है, अब हमारा जीतना मुश्किल है ना। तो उन्होंने विद्रोहियों का यानी कि क्रांतिकारियों का साथ छोड़ दिया। ये गलत किया दोस्तों, है ना। अंग्रेज़ों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। अंग्रेज़ों ने सोचा अब जो साथ छोड़ रहे हैं क्रांतिकारियों का, उनका विश्वास जीता जाए और उन्हें कुछ लालच दिया जाए, है ना, ताकि ये विद्रोह करना बंद कर दें, ठीक है। उन्होंने वफादार आगे क्या कह रहे हैं कि भूस्वामियों के लिए उन्होंने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया। अंग्रेज़ों ने कहा कि जो वफादार भूस्वामी थे अंग्रेज़ों की पहले से ही 1857 की क्रांति से पहले, उनसे कहा भाई हम तुम्हें बहुत बड़ा भूभाग देंगे ज़मीन के रूप में, ठीक है। और आपको एक भूमि का स्वामी बना देंगे और मतलब आपको मतलब अपनी आप पर ज़्यादा अधिक मतलब दबाव नहीं डालेंगे, आप जैसे चाहें वैसे रह सकते हैं, ऐसी मतलब उनको लालच दिया गया, ठीक है। आगे देखिए, ये इसको देखने के बाद देखेंगे, ठीक है। ऊपर आगे कह रहे हैं उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी ज़मीन पर उनकी परंपरागत अधिकार बनी रहेगी। देखिए, ये विद्रोह उन्होंने दबाने के लिए उन्होंने कितना लालच दिया। उन्हें लालच दिया गया, ये भूस्वामी थे जो जमींदार थे, उनको लालच दिया गया कि भाई आप ये विद्रोह दबा दें और ये विद्रोह में शामिल ना हो, ठीक है, तो आपको अपनी ज़मीनों पर परंपरागत अधिकार मिल जाएगा। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि अगर भी अंग्रेज़ों के सामने समर्पण कर दें और अगर उन्होंने किसी अंग्रेज़ी की हत्या नहीं की है तो वे सुरक्षित रहेंगी और ज़मीन पर उनकी अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। देखिए, ये लालच दिया गया है ना, ये बहुत चालाक थे साले। मैं तो इनको गाली देता थकूंगा ही नहीं, लेकिन क्या करें, कुछ निकलता नहीं है इन चीज़ों में, है ना। आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि हाँ, दावेदारी बनी रहेगी किस पर? तो उनकी ज़मीनों पर। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाही, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमा चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। देखिए दोस्तों, इसके बावजूद भी, ठीक है। तो ये इस पर ये पढ़ती है, यहाँ पर कुछ छूटा तो नहीं है? नहीं। ये देखिए, अंग्रेज़ी टुकड़ियाँ दिल्ली में घुसने के लिए कश्मीरी गेट को बारूद से उड़ा देती हैं। ये देखिए, कश्मीरी गेट को बारूद से उड़ा दिया गया है और ये घुस गई हैं। कहाँ घुस गई हैं? तो दिल्ली के दरबार में, ठीक है। ये देखिए, भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया गया, उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी ज़मीन पर परंपरा, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था, ठीक है, पढ़ लिया था ये, ठीक है। ये देखते हैं, अंग्रेज टुकड़ियाँ कानपुर के पास विद्रोहियों को पकड़ लेती हैं। ये देखिए, विद्रोहियों को यानी कि क्रांतिकारियों को पकड़ लिया गया है, ठीक है। ध्यान से देखें कि किस तरह कलाकार ने अंग्रेजी सिपाही को बहादुरी से विद्रोही पर धावा बोलते हुए दिखाया है। देखिए,
तो ये दावा बोल रहे हैं, तो ये मतलब चित्र है, बना दिया उन्होंने। आगे देखिए, ये देखिए विद्रोह के बाद साल, विद्रोह के बाद के साल, ये विद्रोह के बाद के साल के बारे में बात चर्चा हो रही है। क्या हुआ फिर? अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया, लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला रहे थे। अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए वे निम्नलिखित हैं। देखिए, पहला नियम, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए। क्यों सौंप दिए गए? उन्होंने सोचा, उनको लगा कि भाई ये अधिक दबाव बढ़े नियम है, अधिक दबावपूर्ण मतलब दबाव महसूस करते हैं भारतीय लोग, तो उनमें कुछ छूट कर दी जाए। ठीक है, ऐसा है। और देखते हैं फिर क्या हुआ। दोबारा से पढ़ते हैं। ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार अब ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में चले गए, सौंप दिए, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारतीय मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का कोई सदस्य था, बड़ा ओहदा होता होगा वहाँ पर, ठीक है, उसको भारत के मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा दिया गया। ठीक है, उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया, है ना, जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाने लगा है, जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाने लगा। भारत के गवर्नर को वायसराय का ओहदा दिया गया। जो भारत का गवर्नर था, है ना, उसे भारत का वायसराय बना दिया गया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। यानी कि इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। यानी कि उसे ये बना दिया गया, एक पद दे दिया गया कि भाई भारत की ओर से इंग्लैंड की रानी का प्रतिनिधि ये है। यानी कि आज के दौर में देखा जाए तो जो वो होते हैं क्या, क्या कहते हैं उनको, मुझे याद भी नहीं आ रहा, राजदूत। ठीक है, भारत का राजदूत बना दिया गया। ठीक है, इंग्लैंड का भारत में राजदूत, है ना। ठीक है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। यानी कि उनके हाथों में सीधी चली गई। उन्हें लगा भाई अब कंपनी को नहीं दिया जाए, वरना ये जो कुछ भी मिल रहा है टैक्स के रूप में और जो धन संपदा के रूप में जो कुछ भी इंग्लैंड आ रहा है, ये बंद हो जाएगा और हमारा देश वैसे भी मतलब युद्धों में घिरा हुआ है, तो वो फिर हार ही जाएगा। यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से नष्ट ना हो जाए। ठीक है, काफ़ी डिमांड है हमारे भारत देश पर। ठीक है, ये लोग थे वाकई में, तो ये हुआ। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि भारत की सत्ता थी पूरी तरह से ब्रिटेन की जो वो थी क्या, तो ब्रिटेन का जो मंत्रिमंडल था या ब्रिटेन की संसद थी, उसके अधीन पहुंच गया था। ठीक है, अब ब्रिटेन की संसद ही हमारे भारत के ऊपर शासन कर रही थी। ठीक है, एक तरह से ये कह सकते हैं। दूसरा नियम क्या था, तो देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों, यहाँ तक कि उनके दत्तपुत्रों को सौंपने की छूट दी जाएगी, लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। ठीक है दोस्तों, तो क्या हुआ कि यहाँ पर जो भी रियासतें थीं, जो राजा महाराजा थे, उनको ये आश्वासन दिया गया कि भाई हम तुम्हारे भूभाग है, क्षेत्रफल है, जो भी है, जिस ज़मीन पर आप शासन कर रहे हैं, जिन क्षेत्रों पर आप शासन कर रहे हैं, करिए भाई, मतलब बिल्कुल बेफिक्र कीजिए, है ना। लेकिन एक बात है, हाँ, ये भी बात यह छूट रही है, आपकी ये जो ज़मीन है आपके मतलब वंशजों को मिलेगी, आपके जो आने वाली पीढ़ी होंगी उनको दी जाएगी। ठीक है, लेकिन एक बात है कि आप ब्रिटेन की जो महारानी है उनको अपना क्या आधिपत्य स्वीकार कर लें। उनका आधिपत्य हमारे जो ब्रिटेन की रानी हैं, एलिजाबेथ होंगी, जो भी हों, उनका आधिपत्य स्वीकार करें, उनको मतलब अपने ऊपर माने। ठीक है, ठीक है, तो लोगों ने कहा ठीक है, देखते हैं, हम करते हैं ऐसा ही कुछ।
क्योंकि हमें अपने क्षेत्रों में जीना तो मतलब दुश्वार नहीं हो रहा हमारा, ठीक है। हमें इन क्षेत्रों में कम से कम अपना शासन चला रहे हैं, अपनी अपनी ज़मीन पर राज्य कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, ठीक है, ये तो है। ठीक, तो लोगों ने मान लिया होगा। आगे देखिए, भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई, ठीक। तो वही भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन, यानी कि उनके अधीन शासन चलाने की छूट दे दी गई, ठीक है। तीसरा नियम, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करके और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। अब उन्हें नहीं लगा अगर सेना में भारतीय सिपाही रहेंगे तो रिवोल्ट यानी कि विद्रोह दोबारा हो सकता है, क्योंकि वो पहले से परिचित हो चुकी थी सिपाहियों के विद्रोह से, ठीक है। तो उन्होंने फिर सोचा कि भाई ब्रिटिश सेना ही लगाई जाए यहाँ पर, ताकि अगर रिवोल्ट होता है तो ये नियंत्रण में किया जा सके, ठीक है, विद्रोह को। आगे देखिए, यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत के सिपाहियों को भर्ती करने की बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से भी ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। यानी कि उन्होंने कहा अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों की भर्ती नहीं की जाएगी, गोरखा, सिखों और पठानों से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि उन्हें लगा अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत के सिपाही विद्रोह कर देते हैं, तो भाई अब गोरखा सिपाही और सिखों के सिपाही, मराठाओं के सिपाहियों को भर्ती किया जाए, है ना। तो ये आप दिख रहे हैं किस तरह से उन्होंने नियम बदल दिए। आगे देखिए, चौथा नियम, मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। मुसलमानों की ज़मीन क्यों की गई, अब देखते हैं। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा, क्योंकि भाई मुसलमान उस समय ज़्यादा थे और बादशाह की मतलब एक तरह से द्वारा वो नियम मानते थे बादशाह की, है ना। और वो अपने आप को नवाबों की वंशज मानते थे, ठीक है। तो अंग्रेज लोग उनको मतलब शक की नज़र से देखते थे कि भाई ये मतलब बादशाहों की वंशज हैं, बादशाहों की मतलब अधीन रहे हैं, तो ये शायद रिवोल्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उन पर शक किया जाता था, ठीक है। आगे देखिए, अंग्रेज़ों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था, मतलब उन्हें अंग्रेज़ों को ये लगता था कि ये विद्रोह जो हुए थे इनके पीछे मुसलमानों का ही हाथ था, ठीक है। अंग्रेज़ों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। अंग्रेज़ों ने सोचा कि भाई भारतीयों की जो धर्म है, रीति रिवाज हैं, इनका सम्मान किया जाए, अन्यथा ये अपने धर्म को लेकर अधिक आक्रामक हो जाते हैं और रिवोल्ट कर देते हैं, यानी विद्रोह कर देते हैं, ठीक है। तो वो हमारी देश के जो नियम कायदा कानून थे, संस्कृतियाँ थी, उनका आदर करने लगे, ठीक है। कुछ तो सुधार किया, लेकिन इतना भी मतलब काफ़ी नहीं था दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, छठवां नियम क्या था, भूस्वामी और जमींदारों की रक्षा करने तथा ज़मीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियाँ बनाई गई। यानी कि जो भूस्वामी थे, जमींदार थे, उनको उनकी रक्षा करने के लिए मतलब और उनका जो अधिकार था जिन ज़मीनों पर, वो मतलब स्थायी कर दिया गया, ठीक है। आगे देखिए, इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ। 1857 के बाद भारत में एक नया चरण हुआ। यानी देखिए, ये भारत का उस समय का नक्शा है। विद्रोह के मुख्य केंद्र, विद्रोह के अन्य केंद्र, ठीक है। ये दोस्तों ये अन्य केंद्र है विद्रोह के 1857 की क्रांति के विद्रोह के मुख्य केंद्र के रूप में आप देखें तो ये थे दोस्तों। ये पहला मेरठ, दिल्ली, मेरठ, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ और ये फैज़ाबाद, ठीक है। और अन्य केंद्र कहाँ क्या क्या थे, तो देखिए यहाँ से नीचे से शुरू करते हैं। जबलपुर, महू, सागर, नीमच, नादौड़, नागौर, बनारस, दीनापुर, आजमगढ़, सुल्तानपुर, ये गोंडा, नवाबगंज, ये बहराइच, सीतापुर, फतेहपुर, मैनपुरी, नसीराबाद, हाँ, और बुलंदशहर, अलीगढ़, मुरादाबाद, ठीक है, रोहतक, सहारनपुर, फिल्लौर, फिरोजपुर, लाहौर, सियालकोट और जालंधर, ये दोस्तों मुख्य केंद्र अन्य केंद्रों के रूप में थे, ठीक है। उत्तरी भारत में विद्रोह के कुछ प्रमुख केंद्र, तो ये उत्तरी भारत में ही था दोस्तों, क्योंकि ये ही एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर अंग्रेज अधिक से अधिक सक्रिय थे और अधिक से अधिक शासन कर रही थी, और यहाँ पर ये काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र थे, तो यहाँ से अंग्रेज़ों को काफ़ी लाभदायक चीज़ें मिलती थी और यहाँ पर काफ़ी आबादी भी थी दोस्तों, है ना। ठीक है, आगे देखिए, इसको पढ़ते हैं, खुर्दा संग्राम एक केस स्टडी, ठीक है, ये इसको देख लेते हैं। 1857 की घटना से बहुत पहले उसी प्रकार की एक घटना 1857 में खुर्दा नामक स्थान पर घटी थी।
हमारे लिए उस घटना का अध्ययन करना और इस बात पर विचार करना भी शिक्षाप्रद होगा कि कैसे अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ 19वीं सदी की शुरुआत से ही देश के विभिन्न हिस्सों में असंतोष निर्णय होने लगा था। ठीक है, देखिए 1857 की क्रांति से पहले भी दोस्तों विद्रोह हुआ था, जिसको खुर्रा नामक स्थान पर ये घटना घटी थी 1857। ठीक है, जिसको हाँ 1857 की से पहले। ठीक है, 1817 में। ठीक है, कहाँ पर? तो खुर्रा नामक स्थान पर। ठीक है, अब देखिए इसको देखते हैं। खुर्रा जो कि उड़ीसा के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित एक छोटा सा राज्य था, वह 19वीं शताब्दी की शुरुआत में 105 गढ़ों, जिनमें 60 बड़े और 1109 छोटे गांव सम्मिलित थे। ठीक है, एक जनबहुल उपजाऊ क्षेत्र था दोस्तों ये, क्या? खुर्रा। ठीक है, सॉरी, खुर्दा। इसके शासक राजा वीर किशोर देव को भू अधिकृत 4 परगनाओं को तथा जगन्नाथ मंदिर के संचालन अधिकार समेत 14 गढ़ जातों के प्रशासनिक उत्तरदायित्व को पूर्ण रूप से दबाने में आकर मराठाओं को सौंप देना पड़ा। तो दोस्तों यहाँ की जो वीर किशोर देव थे, इनको 4 परगनाओं और जगन्नाथ मंदिर के संचालन अधिकार समेत 14 गढ़ जातों के प्रशासनिक उत्तरदायित्व को पूर्व में दबाव में आकर मराठा को सौंप देना पड़ा था। यानी कि इन्होंने ये जो क्षेत्र थे मराठा को सौंप दिया था। उनके पुत्र तथा उत्तराधिकारी मुकुंद देव द्वितीय इस दुर्दशा से विचलित थे। अतः अंग्रेजों और मराठाओं के बीच जारी संघर्ष में अपने लिए एक मौका देखते हुए उन्होंने अपने खोए हुए क्षेत्र तथा जगन्नाथ मंदिर की देखरेख से संबंधित अधिकारों की पुनः प्राप्ति हेतु अंग्रेजों के साथ सलाह मशवरा शुरू किया। परंतु 1803 में उड़ीसा को अपने कब्जे में लेने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें इन दोनों मुद्दों में से किसी पर भी सकारात्मक कार्रवाई करने की दिशा में कोई रुचि नहीं दिखाई। यानी कि अंग्रेजों ने कहा भाई अब हम नहीं आपकी बात मान रहे, आप जाइए, साइड लीजिए। ठीक है, इसका परिणाम ये हुआ, परिणामतः उड़ीसा के दूसरे सामंत राजाओं के साथ मिलकर तथा मराठाओं के गुप्त समर्थक से उन्होंने जबरन अपने अधिकारों को लागू कराने का प्रयास किया। किसने? तो देखिए मुकुंद देवराव, जो वीर किशोर देवराव के पुत्र थे। ठीक, तो उन्होंने क्या किया? तो जबरन अपने अधिकारों को लागू करने का प्रयास किया। इसकी वजह से उन्हें अपने पद से विस्थापित होना पड़ा तथा अंग्रेजों ने उनके राज्य को अपने में मिला लिया। ठीक है, अंग्रेजों ने उनके राज्य को भी मिला लिया। आगे कह रहे सांत्वना के रूप में एक नियमित अनुदान के साथ, जो कि उनकी पूर्व भू संपत्ति के राजस्व का मात्र एक दशमांश था, राजस्व का दशमांश, अंग्रेजों ने उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व दे दिया। उनका निवास पुरी में निश्चित कर दिया गया। ठीक है, इस अनैतिक व्यवस्था से उड़ीसा में दमनकारी विदेशी शासक के एक ऐसी युग का प्रारंभ हुआ जिससे 1817 में एक गंभीर सशस्त्र संग्राम का मार्ग प्रशस्त कर दिया। ठीक है, तो इसको देख ही लेते हैं, पूरा पढ़ ही लेते हैं क्या है। खुर्रा को अपने अधीन करने की तुरंत बाद अंग्रेजों ने राजस्व निवृत्त जमीन पर कर लगाने की नीति अपनाई। इसमें राज्य के पूर्व सैनिक वर्ग, जिन्हें पाइक के नाम से जाना जाता था, उनका जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। इस नीति की भयावहता राजस्व की मांग से अनुचित वृद्धि और इस संग्रह के दमनकारी तरीकों से और बढ़ गई थी। ठीक है, इस नीति की भयावहता राजस्व की मांग अनुचित वृद्धि, यहाँ तक तो पढ़ लिया था, बढ़ गई थी। इस कार्यवाही के फलस्वरूप 1805 और 1807 की 17 के बीच में खुर्रा में बड़े पैमाने पर लोग जमीन छोड़कर चले गए। फिर भी अंग्रेजों ने अस्थायी बंदोबस्त के तहत राजस्व भुगतान की नीति को चालू रखा, जिसमें जमीन की उपजाऊ क्षमता तथा रैयतों की भुगतान की क्षमता की अनदेखी करते हुए हर वर्ष राजस्व की मांग में वृद्धि की गई। ठीक है, यहाँ तक कि प्राकृतिक आपदाओं के समय में भी कोई उदारता नहीं दिखाई गई, जबकि उड़ीसा में ऐसी ही आपदाएं अक्सर आती रहती थीं। बकायादारों की जमीन को षड्यंत्रकारी राजस्व अधिकारों या फिर बंगाल के सट्टेबाजों को बेच दिया गया। ये ज़मीनें थी। आप दोस्तों आप भी पढ़ते जाएं साथ साथ, तो अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये वैसे कहानी के रूप में है और ये टाइम ले रही है, इसलिए हम जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं। ठीक है,
ये महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी पढ़ रहे हैं, क्यों, उससे थोड़ा कुछ मिल जाए, समझ में आ जाए, ठीक है। सट्टेबाजों को बेच दिया गया, ठीक है। खुर्दा के विस्थापित राजा का वंशानुगत सेना नायक जगत बंधु विद्याधर महापात्र भ्रमणवश राय, जिन्हें लोग बक्सी बंधु के नाम से जानते थे, एक ऐसे बेदखल हुए वह ऐसे बेदखल हुए जमींदारों में से एक थे, ठीक है। व्यवहारिक रूप से वे एक भिखारी बन गए, ठीक है, फिर वे भिखारी ही बनेंगे दोस्तों वो, ठीक है, बन गए। अपने जैसे जमीन से बेदखल हुए लोगों की ओर वे संघर्ष करने का निश्चय करने से पूर्व प्राय 2 साल तक उन्होंने खुर्दा के लोगों को स्वैच्छिक दान से अपना गुजारा किया। बीते हुए वर्ष के साथ साथ भी तकलीफें इन शिकायतों के साथ जुड़ गई थी। अंग्रेजों द्वारा इन क्षेत्रों में चांदी के सिक्कों का प्रचलन, इस नई मुद्रा में राजस्व के भुगतान पर जोर देना, खाद्य सामग्री की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि तथा नमक की आपूर्ति में कमी, जो कि कंपनी के एकाधिकार नीति के चलते लगभग दुर्लभ हो गया था, और उनके कारण उड़ीसा के परंपरागत रूप से नमक बनाने वाले इस काम से वंचित हो गए, ठीक है। अंग्रेजों ने ही सारी काम वगैरह संभाल लिए, ठीक है। स्थानीय जमींदारों की कलकत्ता में नीलामी, जिसके कारण उड़ीसा में बंगाल की अनुपस्थिति जमींदारों का आगमन हुआ, ठीक है। आगे कह रहे हैं, इसके अतिरिक्त असंवेदनशील तथा भ्रष्ट पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था ने भी स्थिति को और दुष्कर बना दिया, जिसके चलते होने वाले सशस्त्र संग्राम ने और भयावह आकार धारण कर लिया। 29 मार्च 1817 को इस संग्राम की शुरुआत तब हो गई जब पाइक यानी कि सिपाही, ठीक है, ने बानपुर में स्थित सुपीरियर पुलिस चौकी और अन्य सरकारी संस्था पर हमला बोल दिया और 100 से अधिक लोगों की हत्या करने के साथ साथ सरकारी खजाने में से एक बड़ी रकम लेकर चले गए। शीघ्र ही खुर्दा को केंद्र करते हुए इस घटना की लहर अलग अलग दिशाओं में फैल गई थी, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नहीं था, इसलिए मैंने जल्दी पढ़ा है, ठीक है। आप चाहें तो धीरे धीरे पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं क्या है आगे। उत्साह से भरपूर जमींदार और रैयत पाइकों को आज और भी है, पाइकों के साथ मिलकर जो उनके साथ नहीं मिल रहे उन्हें प्रताड़ित किया गया। एक कर मत दो अभियान भी शुरू किया गया। अंग्रेजों ने पाइकों को उनके जमे हुए स्थान से हटाने की कोशिश की, परंतु असफल रहे। 14 अप्रैल 1817 को बक्सी जगबंधु ने 5 से 10 हजार पाइकों और कंद जनजाति के योद्धाओं की अगवाही कर पुरी को कब्जे से ले लिया, यानी पुरी को अंग्रेजों के कब्जे से ले लिया, और मुकुंद देव द्वितीय को उनकी झिझक के बावजूद राजा घोषित कर दिया। मुकुंद देवराव मतलब झिझक रहती कि भाई मतलब मैं नहीं बन रहा राजा, मुझे परेशान मत करो, ये वो मतलब उन्हें लगा कि भाई राजा बना देंगे फिर अंग्रेज हम पर मतलब आक्रमण करेंगे और हमें मतलब शायद सजा भी दे या फांसी दे दे ना, तो उन्हें डर था, ठीक है। उनकी झिझक के बावजूद उन्हें अपना राजा घोषित कर दिया, ठीक है। जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों ने भी पाइकों को अपना भरपूर समर्थन दिया। स्थिति को हाथ में से निकलते देखते हुए अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। जल्द ही मार्शल लॉ क्या होता है देखने पड़ेगा दोस्तों। जल्द ही घोषित राजा पकड़े गए और उनकी पुत्र सहित कटक में कारावास दे दिया, पुत्र सहित उनको कटक में कारावास दे दिया गया, ठीक है। बक्सी ने अपने करीबी सहयोगी कृष्णचंद्र भ्रमणवर राय के साथ मिलकर कटक और खुर्दा के बीच यातायात के सारे माध्यम को काटने का प्रयास किया। इसके साथ साथ संघर्ष उड़ीसा के दक्षिण और उत्तर पश्चिम हिस्सों में फैल गए जो संघर्षकारी थे। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने मेजर जनरल मर्टिनडल को पाइकों के चंगुल से पूरे क्षेत्र को मुक्त कराने के लिए भेजा तथा बक्सी जगबंधु और उनके साथियों को पकड़वाने के लिए पुरस्कार की घोषणा कर दी, ठीक है। आगे क्या हुआ, इस प्रकार जो सामरिक कार्रवाई चली उसमें सैकड़ों पाइक मारे गए, कई घने जंगलों में चले गए और अन्य सामूहिक क्षमा योजना के तहत अपने घरों में लौट गए। इस तरह से अंग्रेजों ने 1817 तक खुर्दा के संग्राम को लगभग काबू कर लिया था, ठीक है। परंतु खुर्दा के बाहरी क्षेत्रों में बक्सी जगतबंधु ने
कुजंग के राजा जैसे सहयोगी की मदद से और पाइकों की उनके प्रति अटूट निष्ठा के कारण इस संघर्ष को मई 1825 तक जारी रखा। जब अंग्रेजों ने जब उन्होंने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, उनके उपरांत अंग्रेजों ने खुर्दा के लोगों के प्रति अपनी ओर से दयालु, अनुग्रहित और सहनशीलता की नीति अपनाई। ठीक है, अंग्रेजों ने उनके प्रति दया की नीति अपनाई। ठीक है, आगे देखिए, पुलिस और न्यायिक व्यवस्था में आवश्यक सुधार किए। नमक की कीमतों में कमी की गई। जिन राजस्व अधिकारियों को भ्रष्ट पाया गया उन्हें कार्रवाई से निष्कासित कर दिया। यानी कि उन्होंने एक नरम नीति अपनाई। ठीक है, खुर्दावासियों के प्रति। ठीक है, कर दिया। और बेदखल जमींदारों और अपनी जमीन बेदखल जमींदारों को अपनी जमीन लौटा दी गई। दिवंगत खुर्दा के राजा के पुत्र रामचंद्र देव तृतीय को स्वतंत्र कर पुरी जाने दिया गया और 25,000 रुपये के अनुदान के लिए साथ उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व सौंप दिया गया। ठीक है, 25,000 रुपये दान दे दिया गया होगा या उनसे ले लिया गया होगा, या क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, संक्षेप में यह उड़ीसा में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला लोकप्रिय सशस्त्र संघर्ष था, जिसका उस क्षेत्र में ब्रिटिश शासक पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। अतः इसे मात्र पाइक विद्रोह कहना, इसे कम आंकना होगा। ठीक है दोस्तों, कमतर आंकना होगा। ठीक है, यानी कि पाइकों का ही विद्रोह नहीं, ये काफ़ी प्रसिद्ध विद्रोह था। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, ये दोस्तों अन्यत्र में दोस्तों क्या हो रहा था उसी के समकाल। ठीक है, देखिए ये चीन में कुछ घटनाएं घट रही थी। ठीक है, परम शांति के एक स्वर्गिक साम्राज्य की खातिर। देखिए, ये पहले ये देख लेते हैं। चित्र 11, ताइपिंग की सेना अपने नेता से मिलते हुए। ये ताइपिंग की सेना है दोस्तों, ये अपने नेता से मिल रही है, अन्यथा ये चाइना का कुछ है। इसके जब 1857 में भारत में विद्रोह फैला, उसी समय चीन के दक्षिण भाग में भी एक विशाल जन विद्रोह पैदा हो रहा था। यह विद्रोह 1850 से शुरू हुआ था और 1860 के मध्य में जाकर खत्म हुआ। हांग जिकुआंग के नेतृत्व में हजारों मेहनतकश गरीब लोगों ने परम शांति के स्वर्गिक साम्राज्य की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी। इस विद्रोह को ताइपिंग विद्रोह के नाम से जाना जाता है। हांग जिकुआंग ने धर्मांतर करके ईसाई धर्म अपना लिया था और वह कन्फ्यूशियसवाद और बौद्ध आदि परंपरागत चीनी धर्मों के खिलाफ था। ताइपिंग के विद्रोही एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे जहां ईसाई धर्म को माना जाए। ठीक है, तो माना जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, जहां किसी के पास निजी संपत्ति नहीं होगी, जहां सामाजिक वर्गों और स्त्री पुरुष के बीच कोई भेदभाव नहीं होगा, जहां अफीम, तंबाकू, शराब के सेवन तथा जुए, वेश्यावृत्ति और गुलामी पर पाबंदी होगी। चीन में तैनात अंग्रेज और फ्रांसीसी सेनाओं ने ताइपिंग विद्रोह को दबाने के लिए किंग साम्राज्य के बादशाह को काफ़ी मदद दी, है ना। ये जो विद्रोह था दोस्तों, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? देखिए दोस्तों, एक बार दोस्तों दोबारा देखते हैं क्योंकि ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। 1857 की क्रांति जो भारत में हो रही थी, उसी के समकालीन चाइना में क्या हो रहा था, तो चाइना में जन विद्रोह हो रहा था। ठीक है, जन विद्रोह यानी क्रांति कह सकते हैं। ठीक है, वो कब तक चली? 1850 से 1860 तक। ठीक है, और ये क्या हुआ, तो हांग जिकुआंग के नेतृत्व में, हांग जिकुआंग कोई नेता थे, लीडर थे, उनके नेतृत्व में हजारों मेहनतकश यानी गरीब लोग परम शांति के स्वर्णिम साम्राज्य की स्थापना चाहते थे। ठीक है, इस विद्रोह को ताइपिंग विद्रोह के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यानी कि वो मतलब ताइपिंग विद्रोह के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आगे देखिए, हांग जिकुआंग ने धर्मांतर करके ईसाई धर्म को अपना लिया था। हांग जिकुआंग कौन थे दोस्तों? तो उनके नेतृत्व में ही चल रहा था। थोड़ा मिस्टेक सा लग रहा है ना, इसलिए मैं दोबारा देख रहा हूँ इसको। हांग जिकुआंग ने तो ईसाई धर्म ही अपना लिया था, फिर और कन्फ्यूशियसवाद और बौद्धवाद की परंपरा को धर्म के खिलाफ थे दोस्तों। तो इनका फिर अंग्रेजों ने क्यों विद्रोह किया दोस्तों, ये देखने को दोबारा देखने की बात समझ में आएगा, है ना। आगे देखिए, धर्मांतर कर ईसाई धर्म अपना लिया था और कन्फ्यूशियसवाद और बौद्ध आदि परंपराओं की नीति चीनी धर्मों के खिलाफ थी। ताइजिंग के विद्रोही एक ऐसी साम्राज्य की स्थापना चाहते थे, जो ताइजिंग विद्रोह था उसकी
लोग एक ऐसी मतलब साम्राज्य की स्थापना चाहते थे जहाँ ईसाई धर्म को माना जाए, यानी कि चाइना में भी ईसाई धर्म को मानने की लिए विद्रोह हुआ। ठीक है, अगली जहाँ किसी के पास निजी संपत्ति नहीं हो। ठीक है, जहाँ सामाजिक वर्गों और स्त्री पुरुष के बीच कोई भेदभाव ना हो। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी थी, यानी कि मार्क्सवाद, है ना, सम ठीक है, ऐसी कुछ नीतियाँ मतलब अपनाई जाने की कोशिश की जा रही थी। आगे मतलब आप जानते ही होंगे कार्ल मार्क्स वगैरह, आपने पढ़ा हुआ दोस्तों। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो किसी दिन हम उनके बारे में बताएंगे आपको। ठीक है, देखिए, तो वो उनकी ही मतलब ऐसी नीति थी कि निजी संपत्ति का वो विरोध करते थे। ठीक है, सबका संपत्ति पर बराबर अधिकार की मांग करते थे। ठीक है दोस्तों, ये एक उनका बेसिक थॉट था। ठीक है, आगे आप और भी समझेंगे, यहाँ पर इतना ही। ठीक है, और जहाँ स्त्री पुरुष की समाज मतलब स्त्री पुरुषों के बीच कोई भेदभाव नहीं हो। ठीक है, जहाँ तम्बाकू, अफीम, नशा, शराब और वेश्यावृत्ति और गुलामी पर पाबंदी हो। ठीक है, ये आगे देखिए, चीन में तैनात अंग्रेज और फ्रांसीसी सेनाओं ने ताइजिंग विद्रोह को दबाने के लिए किंग साम्राज्य की बादशाह की काफ़ी मदद की थी। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं हम कि यदि ये जो ताइजिंग विद्रोह ही जब अंग्रेजी धर्म की यानी ईसाई धर्म की का को ही मान रहे हैं, तो फिर इन्होंने विद्रोह क्यों किया, पता नहीं। यह बात अधूरी रहेगी, आगे देखिए। तो दोस्तों ये यहाँ पर इतना ही है, इसके बाद यहाँ कुछ नहीं है दोस्तों। ये 8वीं कक्षा की छात्रों के लिए है। ठीक है, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, ये देख लेते हैं क्या है। चित्र 17, ये लखनऊ रेजिडेंस के खंडन। जून 1857 में विद्रोही टुकड़ियों ने रेजिडेंसी को कब्जे में ले लिया। बहुत सारी अंग्रेजी औरतों, मर्दों और बच्चों ने रेजिडेंसी की इमारतों में पनाह ली थी। विद्रोहियों ने इस पूरे परिसर को घेर कर उन पर गोलों से हमला किया। इसी तरह के एक गोली से अवध की चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस की भी मौत हो गई थी। हेनरी लॉरेंस जिस कमरे में मरे हुए इस चित्र में दिखाई दे रहा है। गौर से देखें कि इमारत पर बीते दौर के निशान किस तरह से बचे हुए हैं। ठीक है, ये दोस्तों ये उसी समय का वो है चित्र। ठीक है, लखनऊ रेजिडेंस। ठीक है, बाकी कुछ नहीं, आप इसको स्किप कर दें, करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो पूरी हुई, और दोस्तों हमारी वीडियो पूरी देखने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों। हमारी यूट्यूब चैनल NCERT सर्कल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें दोस्तों, और हमारी वीडियोज़ को लाइक करें दोस्तों। थैंक यू।